तो आज से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का किताब का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो ये है 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग 5 क्वेश्चन 1.1 में है, हर वीडियो में हर क्वेश्चन में। ये वीडियो में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ निकालना। ठीक है ना। तो तुम एचसीएफ निकालने के लिए पहले जो भाग भी तुमको आता है उससे करना, फिर उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा देंगे। ठीक है ना। तो भाग विधि से पहले करें, 100 छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर को भाग करेंगे। 135 से 225 को भाग करो, कितना मरते में जाएगा, एक मरते में जाएगा ना। तो 135 लगा दिया, घटाएंगे तो क्या हो गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं ना आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। शेषफल को भाजक बना देंगे और पूर्णांक भाजक को भाज्य बना देंगे। तो अब 90 से 135 को भाग करेंगे, कितना मरते में आएगा, एक मरते में आएगा 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 13 में से 9 गया 4, 1 में से 1 गया 0। ठीक है। अब देखो, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। अब शेषफल को क्या भाजक बना देंगे और पूरन का भाजक को भाज्य बना देंगे। तो 45 से 90 को भाग के 2 मरते में लग गया, 90 बराबर, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 किससे भाग करने पे आया है, 45 से भाग करने पे आया है। तो 45 से क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, एचसीएफ को हिंदी में मौसक कहते हैं। अब इसको क्या करना, तुम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा देना। सबको पता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया ना। और देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे बैठाएंगे, जो बड़ा वाला संख्या उसको ए मानना, माना ए बराबर 225 है। बड़ा वाला संख्या को ए क्यों मानते हैं, क्योंकि ए क्या है, भाज्य होता है ना, भाज्य को ऐसे दिखाते हैं ना। और भाज्य मतलब उसमें भाग कर रहे हैं, तो बड़ा वाला नंबर में भाग करेंगे। और बी छोटा वाला नंबर को मानना, छोटा वाला नंबर बी को क्यों मानते हैं कि बी का मतलब क्या, भाजक होता है। और भाग करने वाला छोटा ना होगा, छोटा नंबर से बड़ा वाला नंबर को भाग करेंगे। ठीक है। और सबको पता होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए मतलब भाज्य, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल। तो एक का मान 225 है और बी का मान कितना है, 135 है। तो 135 से 225 को भाग किया है तो भागफल कितना है, क्यू का मान 1 आया है ना, क्यू का मान 1 आया है। और शेषफल 90 आया है ना, शेषफल 90 आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे। और शेषफल 0 जिस भाजक जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आता है वही एचसीएफ होता है। अब 135 क्या बन जाएगा, 135 क्या बन जाएगा, 135 बन जाएगा भाज्य। और शेषफल क्या 90 था, तो 90 क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब 90 से भाग किए 135 को, तो भागफल 1 आया है, क्यू का मान 1 है। और शेषफल कितना 45 आया ना, अभी भी शेषफल 0 नहीं था। तो फिर क्या किया, 90 को बना दिया क्या भाज्य और 45 को बना दिया भाजक। 45 से भाग किया है तो भागफल कितना 2 आया है और शेषफल 0 आ गया है। यहाँ शेषफल 0 आ गया है और शेषफल 0 आया है 45 से भाग करने के लिए पर, यानी कि जिससे भाग करने पर शेषफल 0 वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 135 और 225 का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है। एक का 2 नंबर क्वेश्चन में किसका एचसीएफ निकालना है, एक का 2 नंबर में हमको एचसीएफ निकालना है किसका, 196 और 38,220 का। तो वही मेथड करेंगे, पहले हम भाग वाला विधि से एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा देंगे। तो 196 से हम 38,220 को भाग करने चलते हैं। पहले देखो, पहला अंक 3 है, दूसरा अंक 8 है, तीसरा अंक 2 है। मतलब 196 से 382 का यूज करेंगे ना, 3 अंक का यूज करके भाग करेंगे ना, तो एक मरते में लगेगा, तो 196 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 जाएगा कितना 8 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। अब 2 तो देगा ना, फिर 9 मरते में रहेगा, 9 मरते में कितना हो जाएगा, 9 चौक 54 के 4, हाथ में 5, 9 81, 5 86, 9 8 70। अब सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9,
7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, बस हो गया। अन्य कुछ ना उतरेगा, दोनों कट खत्म हो जाएगा। 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, अब ये उतरेगा। अब 196 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो 980 आ जाएगा। देखो 196 से ही भाग करने पे शेषफल 0 आ गया ना, मतलब 196 ही मौसा इसका हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जिससे भाग करने पे शेषफल 0 आ रहा है वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में इसका एचसीएफ निकल गया, एक ही बार भाग करने पे एक ही बार में शेषफल 0 आ गया। इसको अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा है। बड़ा वाला नंबर को ए मानते हैं ना, तो माना ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। बड़ा वाला को एक ही मानते हैं कि ए मतलब क्या होता है, भाज्य, और भाज्य बड़ा वाला मतलब भाग करेंगे, और बी छोटा वाला भाजक होता है। बी मतलब भाजक, छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर को भाग करते हैं, इसलिए बी को छोटा, ए को बड़ा वाला नंबर को ए मानते हैं, छोटा वाला नंबर को बी मानते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस होता है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, सिंपल सी बात है। तो ए का मान कितना है, 38,220 बराबर बी का मान 196, मतलब भाज्य ई है, भाजक ही है। तो भागफल कितना आया है, 195 है ना, और शेषफल एक ही बार में 0 आ गया। तो शेषफल जिससे भाग करने पे 0 आता है, देखो 196 से भाग किए हैं 38,220 को, तो भागफल 195, शेषफल 0 आ गया ना। शेषफल 0 जिससे भाग करने पे वही एचसीएफ होता है। तो शेषफल 0 196 से भाग करने पे है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, किसका किसका, 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 196 ही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, एक का 3 नंबर में किसका किसका मौसा निकालना है, 867 और 255 का। 867 और 255 का पहले वैसा ही भाग विधि से करेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा देंगे। तो पहले छोटा वाला नंबर से भाग विधि से करें, 255 बराबर 867, कितना मरते में लगेगा, 3 मरते में लगेगा ना। 5 के 5, 7 में 1, 5 1 16, 2 6 1 7, सब्ट्रैक्ट करें, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब देखो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, तो आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, शेषफल को भाजक बना देंगे, पूर्ण का भाजक को भाज्य बना देंगे। भाजक मतलब जिससे भाग कर रहे हैं, भाज्य मतलब जिसमें भाग कर रहे हैं, और भागफल मतलब भाग का जो आंसर आया है, शेषफल मतलब नीचे जो बच गया। अब 102 से कितना मरते में, 2 मरते में लगेगा, 204 हो गया, कितना बचेगा, 51 बचना गया। अब अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो शेषफल को क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे, और पूर्ण भाजक को भाज्य बना देंगे। अब 2 मरते में लगेगा ना, 2 मरते में लग गया, और शेषफल यहाँ 0 आ गया। शेषफल 0 किससे भाग करने पाए, 51 से भाग करने पाए, तो 51 ही क्या हो जाएगा, मौस हो जाएगा। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा दे। बोलो बड़ा वाला संख्या क्या मानते हैं, ये मानते हैं ना, बड़ा वाला जिसमें भाग कर रहे हैं, तो ये 867 हो जाएगा, और छोटा वाला संख्या को भी मानते हैं ना, तो अभी क्या 255 हो जाएगा। और सबको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना 867 है, और बी का मान 255 है। 255 से 867 को भाग के, तो क्यू का मान मतलब भागफल 3 आया है, और शेषफल कितना 102 आया है ना, शेषफल अभी 0 नहीं है, तो अब आगे प्रक्रिया किए थे। अब पुरनका के जो भाजक था वो भाज्य बन गया था, और पुरनका शेषफल भाजक बन गया था ना। 102 अब भाग के थे, कितना है, भागफल 2 आया है, और शेषफल कितना 51 आया है ना। अभी भी शेषफल 0 नहीं था, तो क्या हो गया था, 102 क्या बन गया था, भाज्य बन गया था, और 51 भाजक बन गया था। 102 बराबर 51 इंटू भागफल 2 आया था, शेषफल 0 है ना क्या। अब देखो शेषफल 0 आया, शेषफल 0 किससे भाग करने पे है, 51 से भाग करने पे है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का 51 हो जाएगा। 267 और 255 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में हमने 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया था। 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अच्छा बोलो तो पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में पूरा पूरा संख्या आता है, दशमलव वाला संख्या नहीं आएगा, और पूर्णांक में 0 भी आ जाता है, और धनात्मक संख्या भी आ जाता है, और ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा पूरा नंबर आएगा, जैसे कि 23/4 पूर्णांक नहीं होगा,
दशमलव वाला संख्या पूर्णांक में नहीं आता। तो इसमें कौन पूर्णांक का बात चल रहा है? धनात्मक पूर्णांक की बात, मतलब जीरो के आगे वाला पूर्णांक का बात चल रहा है। और धनात्मक पूर्णांक या फिर सम होगा या फिर विषम होगा। तुमको क्या दिखाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा ना, वो 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप का होगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें देखो धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ है ना, 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप का। तुम इसमें क्या कर लो, ए को धनात्मक पूर्णांक मान लो। तो ए का मान सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक है फिर सम होगा या फिर विषम होगा। ठीक है ना। तो फिर ए को धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे और बी की जगह पे 6 दिखाई दे रहा है ना, BQ+R, बी की जगह 6, बी को 6 मान लेंगे। और फिर देखते हैं ए का मान क्या क्या आता है, उसमें से विषम किसके रूप का आता है, सम किसके रूप का आता है। हमको दिखाना है कि जो विषम है ना, वो 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप का होता है। चलो इसका सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए धनात्मक पूर्णांक है। ए को क्या मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। और धनात्मक पूर्णांक या फिर सम होगा या फिर विषम होगा। तो ए या फिर सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। हमको दिखाना है कि जब ए विषम होगा ना, तो 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप का होता है। और बी को क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो BQ+R, बी की जगह 6 दिखाई दे रहा है ना, और बी बराबर 6 है। बी मतलब क्या, भाजक होता है ना। तो भाजक जब 6 होगा, बी का मान 6 होगा, तो आर का संभावित मान क्या हो सकता है, आर का मान क्या क्या होगा। तुमको पता होगा, जब पहले पढ़ा होगा तुम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो एक चीज़ तुम पढ़ा होगा क्या, कि ए बराबर BQ+R, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और आर मतलब शेषफल का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। और शेषफल का मान भाजक से हमेशा छोटा होता है। शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकता है, 0 से बड़ा होगा। और 0 के बराबर कब होगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा। इसे 5 से 25 को भाग करेंगे, शेषफल 0 हो जाएगा ना। और शेषफल का जो मान होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। जैसे 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 5 से छोटा ना होगा, 5 अगर आ जाएगा तो एक मरते में लगा देंगे। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पे बी का मान 6 है, तो शेषफल क्या कर सकता है, शेषफल जो होगा आर का मान जो 0 से बड़े या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा ना, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। अब आर का मान एक एक करके रखे। जब आर का मान हम 0 रखेंगे तो ए का मान क्या होगा, ए बराबर BQ+R होता है ना, ए बराबर BQ+R। तो बी की जगह 6 है, 6³ + R का मान 0 रखेंगे तो 6³ + 0 यानी 6Q हो जाएगा ना। अब बोलो 6Q क्या है, 6Q देखो, जो संख्या 2 से कटेगा उसको सम कहते हैं, जो 2 से नहीं कटेगा उसको विषम कहते हैं। जैसे 6Q है, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा ना 3 के मरते में। अगर हम तुमसे पूछेंगे 6Q + 5 ये सम है कि विषम है, देखो इसको 2 से भाग करेंगे तो दोनों के नीचे लगेगा ना, 6Q भी नीचे और 5 के नीचे भी। तो क्या हो जाएगा, 6Q/2 + 5/2 एलसीएम लेंगे तो फिर वही ना आएगा। देखो 6Q 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 2 से नहीं कट पाएगा, मतलब क्या होगा, विषम हो गया। अगर हम पूछेंगे 8Q + 7 क्या होगा, विषम होगा ना, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो दोनों के नीचे लगा हुआ है। तो 8Q तो कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कट पाएगा, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे 4Q + 2 ये सम है कि विषम है, तो ये संख्या सम होगा ना, क्या कि 4Q + 2 को जब 2 से भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 4Q भी कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा। जब दोनों कट जाएगा मतलब क्या, सम है, क्योंकि दोनों के नीचे है। ठीक है, तो 6Q क्या होगा, सम होगा ना, ये सम होगा, ये क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है ना। और जब r का मान 1 रखेंगे तो a का मान क्या होगा, a बराबर BQ+R होता है ना, b की जगह 6 है, 6Q और r का मान 1 रखे हैं। बोलो ये क्या होगा, विषम होगा ना, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों के नीचे रहेगा, 2 से 6Q तो कट जाएगा लेकिन एक नहीं कट पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। देखो r का मान जब 2 रखेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 6Q + 2। देखो ये सम होगा ना, क्योंकि 6Q भी 2 से कट जाएगा और 2 भी 2 से कट जाएगा। r का मान जब 3 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा, 6Q + 3 आएगा ना, ये विषम होगा ना, क्योंकि 6Q तो 2 से कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कट पाएगा, और जो 2 से नहीं कटता है वो विषम होता है। जब r का मान 4 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 6Q + 4 आएगा, और ये भी सम है, 6Q भी 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा।
2 डिवाइड करेंगे, 2 दोनों के नीचे जाएगा ना, 2 से 6 के भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, मतलब ये क्या सम है। आर का मान जब 5 रखेंगे तो ए बराबर क्या आएगा 6 क्यू प्लस 5। अब देखो 6 क्यू 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कट पाएगा, मतलब ये भी सम है। यही ना, आर का मान 0 से 5 तक रखे। देखो एक धनात्मक पूर्णांक माने थे, या फिर सम हो सकता है फिर विषम हो सकता है। हमको क्वेश्चन में क्या दिखाना था, हमको दिखाना क्वेश्चन में क्या था कि जो विषम वाला जो आएगा ना विषम पूर्णांक, वो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 का रूप करता है। देखो विषम वाला 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 का रूप का हो गया ना, बस यही ना हमको दिखाना था, दिखा दिए। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः अतः धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू क्या कोई पूर्णांक है। देखो विषम वाला यही रूप में ना है, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है। हमने 1.1 का 1 नंबर और 2 नंबर का सॉल्यूशन का वीडियो डाल दिया है। ये 1.1 का 3 नंबर का सॉल्यूशन का वीडियो है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। मतलब कि 2 तरह का टुकड़ी है इस आर्मी का, एक है 32 सदस्य वाला, एक वो है 616 सदस्य वाला। और 616 सदस्य वाला जो आर्मी का टुकड़ा है उसको 32 सदस्य वाले बैंड बाजा वाले आर्मी के पीछे मार्च करना है। और दोनों जो आर्मी का टुकड़ा है उसमें स्तंभों की संख्या क्या करना है, समान रखना है, मतलब दोनों में बराबर लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। जय लाइन इसका बनेगा उतना ही लाइन इसका बनेगा। और स्तंभ का अधिकतम संख्या मतलब लाइन जितनी सबसे अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन होना चाहिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो हमको स्तंभों की संख्या निकालना है। अच्छा देखो लाइन जो बनेगा, जैसे 7 गो लाइन हम बनाए, ठीक है ना, 7 गो लाइन बनाएंगे तो ये पूरा अट जाएगा ना। एक लाइन में कितना अटेगा, इसमें 7 × 8 = 56, 56 मतलब 88 को अट जाएगा। लेकिन 7 गो लाइन में बनाएंगे तो 32 को ना अट पाएगा, 7 × 4 लाइन में 28 को अट जाएगा और एक बच जाएगा ना। मतलब जो स्तंभों की संख्या है वो दोनों को भाग करना चाहिए, मतलब दोनों को भाग कर देगा उतना स्तंभों की संख्या। और स्तंभों की हमको अधिकतम संख्या चाहिए, मतलब वैसा नंबर जो दोनों को भाग कर दे और सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को भाग कर दे, तो सबसे बड़ा नंबर जो दो संख्या को भाग करता है उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। जैसे कि हम क्या लिखे हैं, क्या करना है, दोनों स्तंभ की संख्या क्या होगा जो दोनों को भाग कर देगा, और हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या चाहिए। तो अधिकतम सबसे बड़ा नंबर जो 2 नंबर को भाग कर देगा वो एचसीएफ होता है ना। जैसे एस तो इस दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा वही ना स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जो उनको मार्च कर सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं। हम लिख दिए 12 लिख दिए और कितना 30 लिखे। बोलो एचसीएफ मतलब क्या, सबसे बड़ा भाजक, सबसे बड़ा कॉमन भाजक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एचसीएफ 12 किससे किससे कटेगा, 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। 30 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा। ये 30 का भाजक है, ये 12 का भाजक है। एचसीएफ मतलब क्या, सबसे बड़ा कॉमन भाजक, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बोलो कॉमन इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा कॉमन भाजक कौन है, मतलब सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है जो दोनों को भाग कर देगा, 6 है ना। 6 से क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और सी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 32 सदस्य वाला आर्मी का टुकड़ा है, एक 16 सदस्य वाला आर्मी का टुकड़ा है। 32 सदस्य वाला के पीछे इसको क्या करना है, मार्च करना है। और दोनों में स्तंभ मतलब लाइन का संख्या सेम रहना चाहिए, ठीक है ना, सेम रहना चाहिए दोनों में लाइन का संख्या। दोनों को समान संख्या वाला, मतलब दोनों में समान संख्या वाला स्तंभ में मार्च करना है। दोनों समूहों को मतलब
समान मतलब इसमें इसका जितना लाइन बनेगा उतना लाइन इसका भी बनेगा, ठीक है। और स्तंभों की अधिकतम संख्या चाहिए। अब स्तंभ की संख्या जो भी होगा दोनों को भाग करने वाला चाहिए ना, क्योंकि अगर 7 से 7 लाइन बना देंगे तो इसको भाग कर देंगे, इसका ना अट पाएगा, 4 बच जाएगा ना, 7 जगह 28 में 4 बच जाएगा। मतलब स्तंभ की संख्या दोनों को भाग करना चाहिए और स्तंभ की अधिकतम संख्या चाहिए, मतलब दोनों जो नंबर वैसा नंबर चाहिए दोनों को भाग भी कर दे, और सबसे बड़ा नंबर चाहिए दोनों को भाग करे, मतलब सबसे बड़ा कॉमन भाजक चाहिए। सबसे बड़ा कॉमन भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। जो एचसीएफ होगा वही ना स्तंभों की अधिकतम संख्या और इसमें वो मार्च कर सकती है। तो क्या लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वह, और हमको समान स्तंभ चाहिए, जितना लाइन इसका बनेगा उतना लाइन इसका ही बनना चाहिए, मगर इसमें इसमें वो मार्च कर सकते हैं। वो क्या होगा, एचसीएफ मतलब मौसा होगा ना 32 और 616 का। चलिए मौसा निकालते हैं। मौसा निकालना सबको पता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसलिए इसको हम लोग वही से मौसा निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो 32 616 का मौसा निकालने के लिए पहले भाग कर दे इसी, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बैठा देंगे। तो 32 को 16 से भाग कर देते हैं। कितना मरतबे में, एक मरतबे में लगेगा 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, फिर 6 उतरेगा, फिर क्या मरतबे में लग जाएगा, 8 मरतबे में लग जाएगा ना, 240 और 16 256, 8 नहीं 9 मरतबे में लग जाएगा। 9 मरतबे में कितना होगा, 270 और 18 288 हो जाएगा। फिर 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब देखो 8 इसका शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल क्या बन जाता है, भाजक, और ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। फिर 8 चक 32, 0 शेषफल 0 आ गया। शेषफल किससे भाग करने पे 0 आया, 8 से, तो 8 ही क्या हो जाएगा, मौसा होगा, ठीक है ना। तो इसका मौसा क्या आ गया बोलो तो, मौसा क्या आ गया, 8 आना गया। मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी जिसमें हम मार्च कर सकते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, सकते हैं 8 होगा ना। मतलब 8 गो लाइन 32 गो वाला का बनेगा, 8 गो लाइन मतलब एगो में 4 बैठेगा ना, और 8 गो लाइन बनेगा 6 16 10 वाला आर्मी वाला, ठीक है ना। तो 8 गो लाइन इसका बनेगा, 8 गो लाइन इसका बनेगा, ठीक है। हमने 1.1 का 1 2 3 का सॉल्यूशन का वीडियो ब्रेन ट्रेन क्लासेस जरुआ के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। ये 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। मतलब जो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग आएगा ना वो 3m या 3m+1 के रूप में आएगा। 3m मतलब 3 इंटू कुछ आएगा, और 3m+1 मतलब 3 इंटू कुछ +1 आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे क्या, एक धनात्मक पूर्णांक को a मान लेंगे, फिर उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को दिखाना है ना, तो a के स्क्वायर को हम 3m या 3m+1 का रूप का दिखा देंगे। क्या कि क्वेश्चन में क्या है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का आना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे, फिर a के स्क्वायर को हम 3m या 3m+1 के रूप का दिखा देंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a धनात्मक पूर्णांक है, और b को 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, b बराबर 3 है, ठीक है। और बोलो b को जब 3 मानेंगे,
बी को जब 3 मानेंगे तो आर का मान क्या होगा बोले तो? आर का मान क्या होता है? 0 से बराबर या 0 से बड़ और बी से छोटा होगा ना। आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है ना। तो यहाँ बी का मान 3 है तो आर का मान बी से छोटा होगा। आर मतलब क्या सेक्सफुल हो? 0 से बड़ा होगा नहीं, 0 के बराबर भी होगा। तो 0 1 2 3 है ना, नहीं होगा। हमको धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है। क्वेश्चन में क्या है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का होता है। और धनात्मक पूर्णांक ए को मानने मतलब ए स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है। जब आर का मान 0 होगा तो ए बराबर क्या होगा बोले तो? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो ए बराबर क्या होगा? बी की जगह 3 है, 3 क्यू प्लस आर का मान 0 है तो 3 क्यू प्लस 0 लिखो या ना लिखो, कोई नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर ना रहेगा। अब इसका स्क्वायर को ना दिखाना है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को ना हमको 3m या 3m+1 का रूप का दिखाना है। धनात्मक पूर्णांक ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे, और अगर बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? फिर दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो तो हमको 3m के रूप में दिखाना है या 3m+1 के रूप में दिखाना है। 3m मतलब क्या? 3 इंटू कुछ, इसको 3 इंटू कुछ के रूप में लिख सकते हैं। 3 बाहर निकालेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो 3 इंटू कुछ के रूप में आ गया ना, एक कुछ को m मान लेते हैं। 3m के रूप में आ गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जहाँ m का मान कितना बोलो तो m की जगह कितना है बोलो तो 3 क्यू स्क्वायर है ना, m बराबर 3 क्यू स्क्वायर है। अब r बराबर 0 रखें, ऐसा ही अब r के मान 1 रखेंगे, एक बार r का मान 2 रखेंगे और बाकी सबको सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे ए स्क्वायर 3m या 3m+1 का रूप का होता है। अब r के जगह हम 1 रखेंगे, r के जगह 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होता है? bq प्लस r। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q+1 हो जाएगा। हमको धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को ना दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप में। धनात्मक पूर्णांक ए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको दिखाएंगे ए स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ए का जगह 3 क्यों है, बी का जगह 1 है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का जगह 3 क्यू है और प्लस बी की जगह क्या है? एक है। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 3 क्यू और बी की जगह 1 है प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 क्यू का स्क्वायर देखो 3 क्यू स्क्वायर है, क्यू क्यू स्क्वायर है, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 1 6 क्यू हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होगा। देखो ये 3 इंटू कुछ के रूप में नहीं आ रहा है, मतलब 3 से बाहर थोड़ी निकल पाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू कुछ प्लस 1। ये दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 2 क्यू बच जाएगा ना, ये दोनों में 3 बाहर निकाले, इसमें 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 3 क्यू स्क्वायर बचेगा ना, और इसमें क्या बच जाएगा? 2 क्यू बच जाएगा और प्लस 1 को ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखो ये 3 इंटू कुछ प्लस 1 के रूप में आ गया, मतलब 3 इंटू m+1 के रूप में आ गया। हमको क्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना था। तो ये देखो 3 इंटू कुछ प्लस 1 आ गया ना, और m का मान कितना है बोले यहाँ पे? जहाँ m का मान कितना है? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है। ठीक है। अब r का मान 0 रखे तो a का स्क्वायर 3m के रूप में आ गया, r का मान 1 रखे तो a का मान 3m+1 के रूप में आ गया। अब r की जगह 2 रखना बाकी है ना, तो r की जगह 2 रखते हैं। r की जगह 2 रखेंगे तो a बराबर bq प्लस r होता है ना, तो a बराबर 3q प्लस r की जगह 2 है। ठीक है। अब हमको धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m+1 दिखाना है, तो इधर वर्ग कर देंगे, तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा ना। अब बोलो a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ए का जगह 3q और बी का जगह 2 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3q दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूना 12q प्लस 4। अब देखो इसमें 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, 3m के रूप में नहीं है, लेकिन ये देखो 3 इंटू कुछ प्लस 1 3m+1 के रूप में भी अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। हमको दिखाना क्या है?
3 इंटू कुछ प्लस वन, 3 इंटू एम प्लस वन। अब देखो ये तीनों से तीन बाहर निकल जाएगा ना, यानी तीनों को हम 3 इंटू कुछ के रूप में दिखा सकते हैं। अब प्लस वन साइड में लिखा हुआ है तो 3m प्लस वन के रूप में आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ए स्क्वायर देखो इस तीनों से तीन बाहर निकल जाएगा, अभी तीन बाहर नहीं निकल रहा था लेकिन अब निकल जाएगा ना तीनों में से, तो ये 3 इंटू कुछ हो जाएगा प्लस वन, यानी 3m प्लस वन के रूप का हो जाएगा। तो इसमें से तीन बाहर निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 3q स्क्वायर। इसमें से कितना बच जाएगा, 4q बच जाएगा, और इसमें से वन बच जाएगा ना, गुना करेंगे तो फिर वही आ जाएगा प्लस वन। तो ए स्क्वायर देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3 इंटू कुछ प्लस वन, और कुछ क्या एम माने है ना, यहाँ एम कितना है बोले तो, जहाँ एम बराबर कितना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस वन। समझ में आया? हम क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाना है क्या कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस वन के रूप का होता है। तो हम ए को धनात्मक पूर्णांक मान लिए और बी को तीन मान लिए, और बी को तीन मानेंगे तो आर का मान कितना, 0 1 2 आएगा। ठीक है, तो आर का मान जब 0 रखे तो ए बराबर 3q, हमको धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को दिखाना था, ए स्क्वायर निकाले और ये 3m के रूप में आ गया। और फिर यहाँ आर का मान 1 रखे तो ए बराबर 3q प्लस वन हो गया, फिर इसका स्क्वायर किए, ये 3m प्लस वन के रूप में आ गया। और आर का मान 2 रखे तो ए बराबर इतना आया, फिर इसका स्क्वायर किए, ये भी 3m प्लस वन के रूप में आ गया। हमको दिखाना क्या था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस वन का रूप में दिखाना था, और हमने दिखा दिया ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और ये दोनों में 3m प्लस वन आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह है 1.1 का 5 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस वन या 9m प्लस आठ का रूप का होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमको दिखाना क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9m 9m प्लस वन या 9m प्लस आठ का रूप का होता है। पहले हम मान लेते हैं कि ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक। हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करना है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि क्या माना, ए क्या है, ए धनात्मक पूर्णांक है, ए को धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। और यहाँ पे बी कितना मानेंगे, बी को अगर 9 मानेंगे तो बी को अगर 9 मानेंगे तो आर का मान 0 से लेकर 8 तक आएगा, यानी 9 केस हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आर का मान रख के देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ बी का मान क्या 3 मान रहे हैं, बी बराबर 3 है। और b बराबर 3 मतलब b से भाजक को दिखाते हैं, और भाजक 3 होगा तो शेषफल का मान कितना से कितना तक होगा, शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है ना, यानी शेषफल मतलब शेषफल का मान 0 1 2 होगा ना, 3 से भाग करें तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 ये चीज नहीं हो सकता है। अब तीनों आर का मान 0 आर का मान 1 आर का मान 2 रख के देखेंगे, और फिर हमको क्या धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस वन या 9m प्लस एट का रूप में दिखाना है, और धनात्मक पूर्णांक हमने ए को माना है, मतलब ए क्यूब जो है 9m, ए क्यूब 9m प्लस वन या ए क्यूब 9m प्लस एट का रूप का, यही हमको दिखाना है। देखो तो पहले अगर आर का मान 0 लेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा, और बी का जगह क्या है 3 है ना, तो 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, 0 जोड़ो या नहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको धनात्मक पूर्णांक के घन को दिखाना है ना, 9m प्लस वन या 9m प्लस एट के रूप का, तो धनात्मक पूर्णांक ए को मान है, मतलब ए का घन मतलब ए के पावर 3 को दिखाना है। तो इधर अगर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब मतलब घन, तो इधर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, क्यूब मतलब पावर 3, इधर क्यूब करें तो 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा, और क्यूब का क्यूब 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 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये देखो तुमको 9 इंटू समथिंग 9 इंटू कुछ के रूप में दिखाई दे रहा है, 9m के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसको अच्छा चेंज कर ले, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3q का क्यूब। अब देखो ए क्यूब क्या 9 इंटू समथिंग 9m के रूप में आ गया, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में आ गया, जहाँ m का मान कितना है, जहाँ m बराबर कितना है 3q का क्यूब है। ठीक है, तो पहला बन गया कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में आ गया, और हमको 9m प्लस वन और 9m प्लस आठ भी दिखाना है। तो आर का मान हम 1 मान लें, सेकंड केस क्या होगा, आर का मान 1 होगा, तो आर का मान ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और बी का मान 3 माने हुए, यानी 3q प्लस आर का मान 1 माने। हमको ए धनात्मक पूर्णांक है, इसका ए धनात्मक पूर्णांक के घन को हमको 9m प्लस वन या 9m प्लस आठ का रूप में दिखाना है। तो इसका घन करेंगे ना धनात्मक पूर्णांक का ए का, तो इधर घन करेंगे तो इधर भी घन करना पड़ेगा, 3q प्लस वन का क्यूब।
अब ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, और वो ए प्लस बी के होल क्यूब पे टूटेगा। ए का जगह 3 क्यूब है, बी का जगह 1 है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब यानी 3 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का जगह 1 है ना, प्लस 3 a² बी। ए का जगह 3 क्यूब है तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी का जगह 1 प्लस 3 ab², ए का जगह 3 क्यूब और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब बराबर क्या होगा, 3 क्यूब, दोनों पे क्यूब लगा हुआ है, घन लगा हुआ है, दोनों पे पावर 3 है, 3 क्यूब का क्यूब 3 का क्यूब 27, क्यूब का क्यूब 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 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, 3 क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और क्यूब का स्क्वायर क्यूब स्क्वायर इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 है ना होता है, ए क्यूब क्या होगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 9 27 गुने 1 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 9 क्यूब, एक से गुना करेंगे तो वही ना हो जाएगा। अब देखो तुमको ध्यान दे रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, ये तीनों में से 9 बाहर निकल जाएगा, मतलब ये तीनों 9 इंटू समथिंग 9m के रूप में लिखा जाएगा, और प्लस में 1 है ना, तो प्लस 1 को साइड कर देते, तो इससे 9m प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा ना धनात्मक पूर्णांक का घन। एक क्यूब को हम लिख सकते हैं 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, और प्लस में 1 साइड को लिख देते हैं, सबका साइन वही ना है, कुछ चेंज थोड़ी किया। हम देखो एक क्यूब, इसमें से 9 बाहर निकालेंगे ना तीनों में से, तो क्या बच जाएगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, देखो 9 इंटू कुछ प्लस 1 के रूप में लिखा गया, मतलब क्या है धनात्मक पूर्णांक का घन क्या 9, इसको m मान लेते हैं, 9m प्लस 1 के रूप में आ गया ना, जहाँ m का मान कितना है, जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। अब क्या बच गया, हमको दिखाना था धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का, तो हम दिखा दिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में 9m प्लस 1 के रूप में। आप किसको दिखाना है 9m प्लस 8 का रूप का, ठीक है। अब आर का मान 0 माने थे, आर का मान 1 मान गया। अब तीसरा केस क्या बनेगा, आर का मान हम लोग 2 मानेंगे, तो आर का मान 2 माने, तो आर का मान 2 मानेंगे तो ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर बी की जगह 3 है ना, 3 क्यू आर का मान 2 माने 3 क्यू प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब घन करें, क्या कि धनात्मक पूर्णांक है, इसके घन को दिखाना है, तो इधर अगर घन करेंगे तो इधर भी घन करना पड़ेगा, घन मतलब पावर 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ये क्या ए प्लस बी का होल क्यूब पर टूटेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² ये ना होगा, फॉर्मूला पे बैठा दी, एक की जगह क्या 3 क्यू था और बी की जगह 2 था, उसको तोड़ते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पावर 3 दोनों पे लगा हुआ है, तो 3 के पावर 3 27 क्यू का क्यूब 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 प्लस 2 के पावर 3 8 प्लस 3 दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, 3 पे भी और क्यू पे भी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यू और 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा ना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस से तीनों गुना हो जाएगा ना, 3 में 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 36 क्यू। अब देखो ये तीनों जो है 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू 27 क्यू, 9 इंटू कुछ के रूप में लिख सकते हैं, तीनों से 9 कॉमन निकाल सकते हैं और प्लस में 8 साइड में आ जाएगा ना, तो ये भी 9m प्लस 8 के रूप में है, तो इसको वैसे दिखा देते हैं। फिर हम तीनों दिखा देंगे, 9m भी दिखा दिए, 9m प्लस 1 भी 9m प्लस 8 बाकी था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर 8 को अंतिम में लिख देते हैं प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखो ये तीनों में से 9 बाहर निकल जाएगा ना, इसको 9 इंटू कुछ के रूप में लिख सकते हैं प्लस 8, यानी कि देखो ये 9m प्लस 8 के रूप में ना गया, 9 इंटू कुछ के प्लस 8, और जहाँ m का मान कितना है बोले तो m का मान कितना 3 क्यू क्यूब
प्लस 6x³ प्लस 4q। हमको दिखाना क्या था, धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m+8 का रूप का है। तो हमने क्या माना, एक को धनात्मक पूर्णांक मान लिया और बी को कितना माना है, 3 माना है। तो आर का मान कितना, 0 1 2 हो सकता है। आर का मान 0 रखे, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर 3q प्लस आर का मान 0 हो गया। फिर इसका घन किए तो 9m के रूप में आ गया। फिर आर का मान 1 रखे, फिर उस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 3q+1। फिर इसका घन किए तो 9m+1 के रूप में आ गया। और जब आर का मान 2 रखेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह 3, आर की जगह 2। इसका घन किए 9m+8 के रूप में आ गया। मतलब धनात्मक पूर्णांक ये माने थे, और धनात्मक पूर्णांक का घन को हमको 9m+1 9m+8 के रूप में दिखाना। हम दिखा दिया ना, एक को धनात्मक पूर्णांक और एक का घन देखो 9m, 9m+1 या 9m+8 का रूप का ना गया। ठीक है।